का हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। उस क्लास में देखे थे क्या, बायोलॉजी का परिचय, उसके बाद बायोलॉजी का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद हम लोग पढ़े थे, बताए थे कि जूलॉजी और बॉटनी होता है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग उठाए थे। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए कोशिका। तो कोशिका के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में अच्छा से पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वही कोशिका के अंगों के बारे में। कोशिका के कौन कौन से अंग होता है, उस अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। उस दिन कोशिका की संरचना बना करके बताए थे ना, बताए थे कि इस तरह से एक कोशिका होती है, इस तरह से एक कोशिका हो गई, और इस कोशिका के अंदर में बहुत सारे अंग हैं। जैसे हम लोग का शरीर है, तो शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग है, शरीर के बाहर भी बहुत सारा अंग है ना। तब कोशिका भी बना हुआ है क्या चीज से? अंगों से, छोटे छोटे अंगों से। कुछ अंग बाहरी भी है और कुछ अंग कोशिका के अंदर भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर में ढेर सारे छोटे 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 बड़े बहुत सारे कोशिका के अंग है। यह सब हमने आपको दर्शाया कि यह सब कोशिका के अंग है, लेकिन सभी अंगों की संरचना अलग अलग होती है। आपको अभी हम बताए हैं कि यह एक अलग अंग है, यह भी अंग है, यह भी अंग है। ऐसा नहीं कि सभी अंगों की संरचना ऐसा ही होती है, सभी अंगों की संरचना अलग अलग होती है। और बीच में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में बताए थे कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया था क्या, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसमें केंद्रक होता है उसे कहे थे यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक। तो यह जो कोशिका अभी हम लोग के सामने है, इसमें केंद्रक है, तो ये कौन सी कोशिका कहलाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। अब सुनिए, इस कोशिका के अंदर में इस तरह से जितने भी अंग है, इन सभी अंगों के बारे में हम लोग एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के सामने एक अंग है कोशिका का, यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी अंग है। पहले हम लोग बाहरी अंग के बारे में अच्छा से जान लेंगे, फिर उसके बाद कोशिका के अंदर के अंगों के बारे में जानेंगे। हम लोग अपने शरीर के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले शरीर की बाह्य संरचना, बाह्य संरचना में हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, यह सब बाहरी संरचना है, कान हो गया, इस सब के बारे में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आंतरिक संरचना जो शरीर के अंदर का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से कोशिका के जो अंगों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अंग देख रहे हैं कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की बाहरी अंग है। अब इसके बारे में क्या क्या बातें जानना है, कुछ मुख्य बातें हैं यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम लोग अभी जानेंगे। अच्छा, एक बात और कि हिंदी नाम के साथ इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखना जरूरी होता है। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी के साथ अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी है, याद भी रखना। अब देखिए, कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहला बिंदु है कोशिका से कि कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के सजीवों में पाया जाता है। जितने भी प्रकार के सजीव है, चाहे वह जंतु सजीव हो या फिर वनस्पति सजीव, इन सभी सजीवों में यह अंग पाया जाता है। कौन सा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के सजीवों में पाया जाता है। जैसे इसको हम लोग साधारण भाषा में समझ सकते हैं, अपने शरीर में देखते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो शरीर के ऊपर की जो त्वचा है, जिसे हम लोग चमड़ा बोलते हैं, ऊपर की स्किन जो बोलते हैं, यही हो गया क्या चीज? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली होता कैसा है? मुलायम होता है। कोशिका झिल्ली मुलायम होता है, और इसका कार्य क्या है? तो पूरे शरीर की आंतरिक संरचना को अच्छा से ढक करके रखना, कोशिका झिल्ली का ये कार्य होता है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली के बारे में यह जानिए कि कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी अंग है। कोशिका की सबसे बाहरी अंग है। कोशिका की सबसे बाहरी अंग क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार के सजीवों में होता है? जंतु में कि वनस्पति में? सभी में। दोनों में होता है, मतलब सभी में। आगे है, यह जीवित और अर्धपारगम्य झिल्ली है। जीवित और अर्धपारगम्य झिल्ली है। कहने का मतलब क्या, ये हम लोग का जो स्किन है ऊपर से, यह जीवित है कि मृत है?
जीवित है ना, मृत रहता तो ये सूख जाता, सिकुड़ जाता, सूख जाता। अभी जीवित है तो यह जीवित भी है। अर्ध पारगम्य कहने का मतलब यह इतना पतला है कि कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक क्रिया इसके द्वारा संपादित होती है। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो इसके बाहर से अंदर भी हो सकता है और अंदर से बाहर भी होता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह 3 परत दिखाई देता है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि हमारा स्किन है या पतला है, एक ही परत है, इसको ब्लेड से काट देंगे, अंदर से क्या हो जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ये पतला है तो एक ही परत है, लेकिन एक परत नहीं है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद कोशिका जो झिल्ली होती है वह 3 परत में दिखाई देती है, जिसमें से 2 परत, एक बाहरी परत, एक अंदर की परत और एक बीच की परत। तब 3 परत में होती है। यह यहाँ देखिए, यह कोशिका है ना, इसकी यह जो बाहरी संरचना या बाहरी बनावट है यही है कोशिका झिल्ली, यही है कोशिका झिल्ली। तो ऐसे ही एक परत अभी दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद यह क्या हो जाएगा, 3 परत में दिखाई देगा। इस तरह से इसमें परत बना हुआ दिखाई देगा, 3 परत में दिखाई देगा। 3 परत में जो बाहरी परत है और जो अंदर की परत है यह दोनों प्रोटीन का बना होता है, और बीच की जो परत होती है ना वह लिपिड का बना होता है या वसा का बना होता है। तो यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह 3 परत में दिखाई देता है, जिसमें बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है एवं मध्य वाली जो परत होता है वह लिपिड की बनी होती है। अब जानना है इसमें कोशिका झिल्ली में कि यह कोशिका के निर्माण में मदद करता है। इसका एक और काम है कोशिका के निर्माण में मदद करना। एक कोशिका से दूसरा कोशिका का जब निर्माण होता है ना तो उसमें क्या होता है, मदद करता है। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि शरीर के किसी अंग में घाव हो जाता है तो वहाँ का स्किन खराब हो जाता है, मतलब वहाँ की कोशिका झिल्ली खराब हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे घाव छूटता है वैसे वैसे वहाँ का स्किन बनते जाता है, कुछ दूर तक का स्किन खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है ना, लेकिन फिर से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्किन धीरे धीरे आने लगता है। तब पीछे का जो कोशिका होता है ना, आगे की कोशिका को बनाने में, निर्माण करने में मदद करता है। तब कोशिका झिल्ली का कार्य यहाँ से हम लोग देखें क्या, कोशिका झिल्ली कोशिका के निर्माण में मदद करता है तथा जीव द्रव की रक्षा करता है। जीव द्रव क्या हुआ, ये स्किन हो गया, इसके अंदर में जितने भी द्रव्य है, जीव द्रव, उन सभी की क्या करता है, रक्षा करता है। तो यह कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। पादप कोशिका बोले तो पेड़ पौधा में भी होता है। तो इस तरह से हम लोग एक पॉइंट हम लोग देख लिए क्या, कोशिका के अंगों की जो टॉपिक आज का, उसमें से एक अंग देख लिए कोशिका झिल्ली के बारे में कंप्लीट। चलिए नोट करिए। फिर कोशिका के दूसरे अंग को देखिए। कोशिका का दूसरा अंग क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में क्या कहा गया, सेल वॉल। ऐसे हम लोग वाल के मतलब जानते हैं क्या चीज, दीवार, दीवार जानते हैं। अब यह कोशिका भित्ति के बारे में क्या बताया गया कि कोशिका भित्ति जो होता है केवल पादप कोशिका में होता है। किसमें होता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता। जंतु में कोई भी जीव हो या पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो, इसमें यह कोशिका भित्ति नहीं होता। कोशिका भित्ति किसमें होता है, पेड़ पौधा में होता है। यहाँ पर बताया गया कि केवल पादप कोशिका में होता है। यह पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत है जो कठोर होता है। कोशिका भित्ति कठोर होता है, अभी बताए थे कोशिका झिल्ली मुलायम होता है। अब देखिए ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, जैसे कि हम अभी एक कोशिका बना दिए, या कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर बहुत सारी तो अंग है, ये है, इसके बाहर में हम लोग देख रहे हैं यह बाहरी संरचना क्या बताया, कोशिका झिल्ली ना। इस झिल्ली के ऊपर से एक परत होती है, मोटी परत, इसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। यह जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ऊपर से, यही हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर से रहता, पेड़ पौधा में होता है। हम लोग ना अपने गांव समाज में इसे कहते हैं पेड़ का जो छिलका होता है ना, ऊपर की छिलका जिसे चैली कहते हैं, वही हो गया कोशिका भित्ति। मनुष्यों के शरीर में चैली देखे हैं क्या, ना होता है मनुष्य के शरीर में, या कोई जंतु में होता है चैली,
जंतु के शरीर में भी चैली जो होता है ऊपर से मोटा परत हार्ड वाला वह नहीं होता है। या किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधा में होता है। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली था ना, ये झिल्ली के भी बाहर होता है। कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी परत होती है और कठोर होती है, हार्ड होता है। चैली से चोट भी लग जाता है ना, इकाई चैली कस के खींच दिया जाए तो पानी नहीं भी पीना की आवश्यकता हो जाएगी, चोट लगता है, हार्ड होता है। और देखिए यह जो कोशिका भित्ति है यह किस चीज का बना होता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। आगे देखिए, यह कोशिका झिल्ली व जीव द्रव्यों की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। यह कोशिका झिल्ली जो है ना इसको भी बचाता है और इस कोशिका के अंदर के जो जीव द्रव्य है इस सभी की रक्षा करता है। कौन? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के कार्य दिखाए क्या कि यह कोशिका झिल्ली व जीव द्रव्यों को बाहरी आघातों से रक्षा करता है और उसे सूखने से बचाता है। कभी कभी कोई पेड़ पौधा के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के छिलका पूरा उखाड़ के हटा देंगे, उतन का दिन के बाद क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्या कि पूरा सूरज का प्रकाश है, बाहरी वातावरण जो भी होगा उसके अंदर में प्रवेश करना शुरू कर देगा। कोशिका झिल्ली भी नहीं है, कोशिका भित्ति भी नहीं है, पूरे प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, वह क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो सूखने से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति की खोज किसने किया था? कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और जिस समय खोज किया था ना उस समय कोशिका भित्ति नाम नहीं रखा था, कहा था कि यह दीवार है, यह पेड़ को बहुत अच्छा से सुरक्षा करता है, इसलिए इसे दीवार कहा। तब कोशिका के भित्ति के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले बिंदु को देखते हैं। कोशिका के अंगों में अब हम लोग तीसरा अंग पर है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को अंग्रेजी में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो भी मुख्य बातें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट करते समय पहले ही नोट कर लेंगे रोक करके वीडियो, बाद में यह थोड़ा सा समझाने के बाद कचरा जैसा हो जाता है। चलिए सबसे पहला बिंदु देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर जितने भी जीवित सजीव है उन सभी में यह पाया जाता है। बोले तो जंतु में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी होता है। किसे छोड़कर? जीवाणु को छोड़कर और नील हरित शैवाल को छोड़कर। आगे हम लोग चलेंगे तो फिर अलग अलग करके पढ़ेंगे, जीवाणु क्या होता है, शैवाल क्या होता है, कवक क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, बारी बारी से आगे फिर पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल, यह दोनों को छोड़कर बाकी पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उन सभी सजीवों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो जीव द्रव्य में, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य में बिखरे हुए दोहरी झिल्ली की आबंध कोशिकांगों को ही सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने किया था? 1890 ईस्वी में रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। लेकिन इसका नामकरण जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, यह किसने दिया था? यह नाम दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1897 में। खोज कब हुई थी? 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में, नामकरण 1897 में। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया जो सूत्रकणिका है उसका जो आकार है, संरचना है, कभी गोल दिखाई देता है, कभी लंबा दिखाई देता है, तो कभी अंडा के आकार जैसा दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। अब पूछा जाएगा एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? और किस अंग में? कोशिका के किस अंग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल द्वारा एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी का संश्लेषण, भंडारण एवं परिवहन, ये तीनों कार्य
माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का विद्युत घर, इसी को हिंदी में विद्युत घर किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, उसका भंडारण होता है और फिर से पूरे अंगों में एटीपी का परिवहन भी होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या चीज? कोशिका का पावर हाउस। क्लियर है? चलिए नोट करिए, अगले टॉपिक को देखते हैं जल्दी से। अगले अंग को हम लोग देखते हैं। अगला अंग क्या है? कोशिका का अगला अंग तारकाय है। तारकाय को अंग्रेजी में क्या कहा गया? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम में के बारे में जानिए। तारकाय केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, यह पादप कोशिका में नहीं होता। तारकाय केवल जंतु कोशिका में होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक के पास होता है। केंद्रक के पास साइटोप्लाज्मा में तारानुमा संरचना में यह दिखाई देता है। किस प्रकार दिखाई देता है? तारानुमा संरचना में यह दिखाई देता है। तारकाय की खोज 1888 ईस्वी में थियोडोर बोवेरी ने किया था। तारकाय की खोज किसने किया था? थियोडोर बोवेरी ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। तारकाय का कार्य क्या है? यह शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करता है तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है। तारकाय से संबंधित 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण। अगले अंग में हम लोग देखेंगे क्या? अंतःप्रद्वायी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बारे में क्या बताया गया कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में लंबी छड़ों के समान जालिकावत संरचना ही अंतःप्रद्वायी जालिका कहलाता है। अंतःप्रद्वायी जालिका के 2 भाग होता है, एक चिकना भाग और दूसरा खुरदरा भाग जो होता है उस पर छोटे छोटे कणिकाएं होती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। इसके खुरदरे भाग पर छोटी छोटी कणिकाएं होता है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। अंतःप्रद्वायी जालिका का मुख्य कार्य वसा व प्रोटीन का संश्लेषण करना। नोट करिए। एक लाइन भी एक कोशिका के अगले अंग को देखते हैं जो है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अभी हम लोग इसके पीछे अंतःप्रद्वायी जालिका पढ़े, उसमें भी देखे राइबोसोम को कि राइबोसोम सभी सजीव कोशिका में कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्वायी जालिका के खुरदरे भाग पर स्थित सूक्ष्म कण जो राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। पूछेगा कि कोशिका में प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? प्रोटीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। चलिए देखिए, अब कोशिका के अगले अंग में कोशिकांग में हम लोग देख रहे हैं किसको? गोल्जी काय को। गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बताया गया कि कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास कुछ थैलीनुमा संरचना होती है जिसे गोल्जी काय कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक के पास में ही होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे गोल्जी काय कहा जाता है। और गोल्जी काय की खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी। तो गोल्जी काय के बारे में कुछ विशेष नई बातें नहीं है, बस इतना ही बात है कि यह केंद्रक के पास थैलीनुमा संरचना में होती है और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 में। अब अगले अंग में हम लोग देखते हैं क्या? लयन काय। लयन काय को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइसोसोम। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखना होगा, लयन काय, लाइसोसोम। अब जंतु कोशिका की कोशिका द्रव्य में उपस्थित गोल गोल थैलीनुमा संरचना लयन काय बोले तो लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। इसका निर्माण अंतःप्रद्वायी जालिका तथा गोल्जी काय द्वारा होता है। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंतःप्रद्वायी जालिका तथा गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है। जब कोशिका नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण 2 बातें आता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो
आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? यहाँ से देख लीजिए, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है, जो जब कोशिका नष्ट हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को स्वतः खा जाता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नोट करिए, फिर अगले अंग को देखते हैं। कोशिका के अगले अंग में हम लोग देखते हैं क्या, लावक को। लावक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लास्टिड। और लावक के बारे में क्या बताया गया कि लावक पादप कोशिका में होता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। लावक केवल पादप कोशिका में होता है, पेड़ पौधा में। और लावक 3 प्रकार का होता है। लावक 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से? हरित लावक, अवर्णी लावक और वर्णी लावक। हरित लावक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लावक, इसे पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। हरित लावक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है, इसी की सहायता से पौधा भोजन बनाता है। अवर्णी लावक ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, जो पौधे के उस भाग में होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। जैसे हो गया पौधे की जड़, पौधे की जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, उसे वर्ण यानी कि रंग से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम अवर्णी लावक है। वर्णी लावक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है और प्रायः कौन कौन से रंग में होता है? लाल, नारंगी और पीले रंग का होता है। वर्णी लावक में 3 रंग होता है, कौन कौन से? लाल, नारंगी और पीले रंग होता है। यह पौधे के फूल, वित्ती, फल तथा बीज में होता है। वर्णी लावक के कारण ही पौधे के फूल एवं फल जो होता है वह रंगीन होता है। अलग अलग पौधा के फूल अलग अलग रंगों के होते हैं एवं फल भी जो होता है वह अलग अलग रंग का होता है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पौधे के फूल एवं फल के रंगीन होने का कारण क्या होता है? उसमें लावक पाया जाता है। कोशिका के अगले अंग में हम लोग देखते हैं रसधानी, वैक्यूल्स जिसे कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं कि यह कोशिका की निर्जीव संरचना है। वैक्यूल्स जो होती है, रसधानी कोशिका की निर्जीव संरचना होती है जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। यह जंतु कोशिका में छोटा व पादप कोशिका में बड़ा होता है। कोशिका को जल की आवश्यकता होती है ना, तो जल इसी रसधानी द्वारा उसे पूर्ति होती है। जंतु कोशिका में यह रसधानी छोटा होता है क्योंकि जंतु को, मनुष्यों को कम जल की आवश्यकता होती है पेड़ पौधे की अपेक्षा। पेड़ पौधे को जंतु से अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए पेड़ पौधे में यह रसधानी बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। अब अगले अंग को हम लोग देखते हैं केंद्रक को, न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में एक गोल संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक में रासायनिक रूप से 80% प्रोटीन होता है, 12% डीएनए होता है, 5% आरएनए तथा 3% लिपिड होता है। कोशिका के केंद्रक जो होता है कोशिका विभाजन में मदद करता है तथा आरएनए के निर्माण करता है। कोशिका विभाजन में तथा आरएनए के निर्माण में केंद्रक मदद करता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग देखें मुख्य रूप से कोशिका के विभिन्न अंग। यह कंप्लीट हुआ, कुछ छोटे छोटे अंग और बच गए। मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण अंग था उसे हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले बिंदु को पढ़ेंगे।